जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न आपको परीक्षा में बार बार देखने को मिले हैं। इन प्रश्नों को हम अच्छे से समझेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस आपको प्राप्त होती रहें। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आपको मिलती रहेंगी अगर आप चैनल पर बने रहेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली प्रभुत्व की समाप्ति के कारणों को लिखिए। दूसरा प्रश्न हमारा है, भारत में यूरोपीय शक्तियों की आगमन और ब्रिटिश सत्ता की स्थापना पर एक टिप्पणी लिखिए। तीसरा प्रश्न हमारा है, सिराजुद्दौला तथा अंग्रेज के मध्य संघर्ष के कारणों का उल्लेख कीजिए। चौथा है, कर्नाटक के प्रथम युद्ध एवं परिणाम बताइए। पांचवा प्रश्न हमारा है, कर्नाटक के द्वितीय युद्ध एवं परिणाम बताइए। आइए हम इन प्रश्नों को अच्छे से समझें, जिससे हमारा यह प्रश्न अच्छे से तैयार हो जाए। पहला प्रश्न है, भारत से पुर्तगाल प्रभुत्व की समाप्ति के कारणों को लिखिए। अर्थात भारत में जो पुर्तगाल का प्रभुत्व था किस प्रकार से समाप्त हुआ, उसके कारणों को हमें बताना है, जिसमें से प्रमुख कारण है विजयनगर साम्राज्य का अंत। क्योंकि पुर्तगालियों को विजयनगर साम्राज्य के हिंदू राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। जब बहमनी साम्राज्य ने 1565 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का ही अंत कर दिया, तो पुर्तगालियों को संरक्षण जो प्राप्त था विजयनगर साम्राज्य से, वह खत्म हो गया। तत्पश्चात जो पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की शक्ति का ह्रास हो गया। जब जो संरक्षण प्राप्त करने वाले राजा थे उनका ही समाप्त हो गया, उनका ही अंत हो गया, तो पुर्तगालियों को संरक्षण मिलना बंद हो गया। ये सबसे प्रमुख कारण था पुर्तगालियों के प्रभुत्व के समाप्ति का। दूसरा क्या कारण था, अल्बुकर्क के निर्बल उत्तराधिकारी। अल्बुकर्क तो बहुत महान था, उसके जो नीति थे अच्छे थे, लेकिन उसके जो उत्तराधिकारी थे वो बहुत निर्बल थे। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगाली साम्राज्य को एक स्थायित्व प्रदान कर प्रभुता स्थापित की थी। उसके पश्चात पुर्तगाली गवर्नर निकम्मे, अयोग्य और स्वार्थी थे। उक्त स्थिति में पुर्तगाली साम्राज्य का छिन्न भिन्न हो जाना स्वाभाविक था। अगला हमारा क्या कारण है कि दोष युक्त शासन प्रणाली। पुर्तगाली शासन प्रणाली में अनेक दोष व्याप्त थे। पुर्तगाली अधिकारियों एवं कर्मचारियों को न्यून वेतन पर कार्य करना पड़ता था, अतः स्वार्थवश उन्हें रिश्वत और भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया था। उन्हें न्यून मतलब कम वेतन मिलता था उनके कार्यों के लिए कर्मचारियों को, तो वह स्वार्थवश अपने स्वार्थ भाव के लिए वह रिश्वत लेना शुरू कर दिए थे और भ्रष्टाचार से व्याप्त हो गए थे। वे अनुचित प्रकार से धन संग्रह करते थे। जनता के हितों की उनको कोई चिंता नहीं थी और जीते हुए क्षेत्र की समृद्धि और विकास के प्रति पुर्तगाली अधिकारी पूर्णतः उदासीन थे। जिन राज्यों को जीत लेते थे उनके लिए समृद्धि और विकास के प्रति कोई भी कार्य नहीं करते थे, बिल्कुल उदासीन थी, जो कि एक अच्छा कारण बना पुर्तगालियों के अंत का। अतः जनता में उनका असंतोष व्याप्त हो गया और पुर्तगालियों का अंत निश्चित हो गया। चौथा क्या कारण है, सीमित साधन। जो पुर्तगाली छोटा सा यूरोपीय राष्ट्र था पुर्तगाल, अतः धन और जनशक्ति सीमित थी। अगर हम बात करें, पुर्तगाल एक छोटा सा यूरोपीय राष्ट्र था और उसके पास जो जनशक्ति थी, धन थी, वह सीमित थी और सीमित धन होने के कारण सीमित साधन हुए। और पुर्तगालियों का संबंध मराठा, मुगल, डच, फ्रेंच और ब्रिटिश के सत्ता से होने पर वे असहाय प्रतीत हुए, क्योंकि अनेक युद्धों के पश्चात उनके जो धन सामग्री थे, साधन थे, वह समाप्त होने के निकट हो चुके थे और भारत जैसे विशाल क्षेत्र को अपने अधिकार में लेने के लिए रखने में पुर्तगाली असमर्थ थे, क्योंकि साधन धीरे धीरे समाप्त होने लगे। और पांचवा कारण है कि ब्राजील की खोज। पुर्तगाली नाविकों ने दक्षिण अमेरिका में ब्राजील की खोज कर ली थी। पुर्तगाल के शासक तथा व्यापारियों का ध्यान ब्राजील में केंद्रित हो गया था। पुर्तगाल भारतीय बस्तियों के प्रति अन्य शक्तियों की
प्रतिस्पर्धा में उदासीन हो गया था। अतः भारत में पुर्तगाल की स्थिति लगातार गिरती गई। ब्राज़ील की जब उन्होंने खोज कर ली पुर्तगालियों ने, तो उनका सारा ध्यान केंद्रित जो है ब्राज़ील की तरफ हो गया। ज़्यादा ध्यान वह भारत की तरफ नहीं दे पाए। यह भी एक अच्छा कारण था पुर्तगालियों की प्रभुत्व की समाप्ति का भारत में। अगला हमारा कारण क्या था? अन्य यूरोपीय शक्तियों का प्रभाव। एशिया महाद्वीप में यूरोप की अन्य शक्तियां जैसे डच, फ्रेंच, ब्रिटिश के आगमन से कई समस्याएं उत्पन्न हो गईं, क्योंकि सर्वप्रथम भारत में पुर्तगाली ही आए थे, लेकिन उसके पश्चात कई यूरोपीय कंपनियां आई जैसे कि डच, फ्रेंच और ब्रिटिश। धीरे धीरे उनसे समस्याएं उत्पन्न होने लगी। उनसे जो युद्ध हुए, उससे जो साधन थे, सीमित साधन पुर्तगालियों के समाप्त होने लगे। और पुर्तगाली रोमन कैथोलिक ईसाई धर्म के प्रचारक थे, जबकि डच तथा अंग्रेजों ने प्रोटेस्टेंट धर्म का प्रचार आरंभ किया था। धार्मिक कटुता से परस्पर संघर्ष बढ़ता गया और यूरोपीय धार्मिक राजनीति का साया भारत पर भी पड़ गया। यह थे कारण पुर्तगालियों के प्रभुत्व की समाप्ति के भारत में। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन और ब्रिटिश सत्ता की स्थापना पर एक टिप्पणी कीजिए। जो भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन किस प्रकार हुआ, सर्वप्रथम कौन आया, फिर कौन सी कंपनी आई, उसका क्रम तथा ब्रिटिश सत्ता की स्थापना किस प्रकार हुई, वही हमको बताना है। भारत में यूरोपीय शक्तियों का प्रवेश किस प्रकार हुआ, सर्वप्रथम हम इसको जानेंगे। प्राचीन तथा मध्य युग में भारत अपनी व्यापारिक उन्नति के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध था। अगर हम प्राचीन और मध्य युग की बात करें तो उस समय जो भारत में व्यापारिक उन्नति हो रही थी वह बहुत ही प्रसिद्ध थी पूरे विश्व भर में। यूरोप तथा अफ्रीका के अनेक देशों में भारत का व्यापारिक संबंध था। वस्त्र, मसाले, औषधियाँ तथा श्रृंगार प्रसाधन भारत से यूरोपीय देशों को भेजे जाते थे तथा बदले में सोना चांदी विपुल मात्रा में भारत को प्राप्त होता था। यह व्यापार स्थल मार्ग से होता था, जो मध्य एशिया के कुस्तुनतुनिया से होकर जाता था। कुस्तुनतुनिया पर तुर्की साम्राज्य का कब्जा हो जाने पर यह मार्ग बंद हो गया। अतः यूरोपीय देशों के नए समुद्री मार्ग की खोज की। जो पहले व्यापार होते थे भारत से और यूरोपीय कंपनियों के बीच में, वह कुस्तुनतुनिया के मार्ग में से होकर जाता था। लेकिन जब कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का राज हो गया तो वह मार्ग तुर्कों ने बंद कर लिया। तो यूरोपीय जो शक्तियाँ थी, यूरोपीय जो कंपनियाँ थी, उनको मसालों की बहुत अधिक आवश्यकता थी, वस्त्रों की। तो उन्होंने समुद्री मार्ग की खोज की व्यापार को बढ़ाने के लिए, और वहीं से भारत में यूरोपीय शक्तियों का प्रवेश स्टार्ट हुआ। और इसी तारतम्य में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका का चक्कर लगाकर भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। और पुर्तगाल, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेजी कंपनियां 16वीं और 17वीं शताब्दी में भारत के समुद्र तटीय क्षेत्रों में अपनी व्यापारिक सत्ता स्थापित कर ली। 1498 में आया था वास्को डी गामा। और अगर हम बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो वह 1600 ईस्वी में उस कंपनी की स्थापना हुई थी। धीरे धीरे वह 16वीं और 17वीं शताब्दी तक सब जो यूरोपीय कंपनियां थीं प्रवेश कर चुकी थी भारत में। इन लोगों में प्रतिस्पर्धा के कारण अनेक संघर्ष हुए। 16वीं सदी में पुर्तगालियों और 17वीं सदी में डचों का व्यापारिक प्रभुत्व रहा। डचों ने भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया, फलतः अंग्रेजों ने प्रतिस्पर्धा समाप्त कर दी। इसी प्रकार पुर्तगालियों की शक्ति भी दीव और दमन तक सिमट कर रह गई। और फिर आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष हुए। जब पुर्तगाल जो था उसका जो शक्ति थी वह सिमट कर दीव और दमन गोवा में रह गई। उसके बाद बचा कौन? फ्रांसीसी। फिर आंग्ल और फ्रांसीसी के मध्य जो संघर्ष हुआ उसके बारे में आपको बताएंगे कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने अनेक व्यापारिक हितों के साथ साथ राजनैतिक शक्ति प्राप्त करने हेतु प्रयत्न शुरू किए और दक्षिण भारत में निजाम, मराठा, मैसूर और कर्नाटक राज्यों को आपसी फूट का फायदा उठाकर उन्हें आपस में लड़वाया। संरक्षण तथा बीच बचाव के बहाने विदेशियों ने अपने राजनीतिक और सैनिक प्रभाव कायम कर लिया। जो अंग्रेज थे वह बहुत ही ज़्यादा दिमागदार थे। जो मराठा, मैसूर और कर्नाटक में आपसी फूट था उसका वह फ़ायदा उठाते थे, उन्हें आपस में लड़ाते थे और किसी एक
की तरफ से अगर मैसूर और मराठा में मान लीजिए युद्ध हो रहा है तो वह किसी एक को संरक्षण देने के लिए मान लीजिए मैसूर की तरफ से वह युद्ध करते थे और मैसूर की तरफ से युद्ध करते थे तो मराठा को मान लीजिए उन्होंने हरा दिया। आपको एक एग्जाम्पल मात्र समझाने के लिए हम बता रहे हैं, जैसे मैसूर और कर्नाटक में युद्ध हुआ, कर्नाटक की तरफ से अंग्रेज जो है वह लड़ते हैं और मैसूर को हरा देते हैं और मैसूर पर कर्नाटक का राज्य हो जाता है। फिर जो कर्नाटक का राजा होता है, कर्नाटक का जो उसमें शासक बनता है, वह आंग्ल के जो अंग्रेजी शासक हैं उनके अधीन रहकर कार्य करता है। तो इस प्रकार वह दूसरी जो शासन रहता है उसको हरा भी देते हैं और अपना संप्रभुत्व स्थापित कर लेते हैं। कर्नाटक युद्ध में भीषण संघर्ष के बाद अंग्रेजों ने फ्रांसीसी शक्ति छीड़ कर दी। कालांतर में फ्रांसीसी सत्ता पांडिचेरी, माही और चंद्रनगर में सिमट कर रह गई। अगला क्या होता है कि बंगाल में आंग्ल प्रभुत्व। उन्होंने फ्रांसीसियों को समाप्त करने के पश्चात अपना प्रभुत्व बंगाल में स्थापित करने का विचार प्रस्तुत किया और धीरे धीरे बंगाल पर अपना संप्रभुत्व स्थापित कर लिया। कर्नाटक युद्धों में फ्रांसीसी शक्ति की पराजय से भारतीय राजाओं और नवाबों पर अंग्रेजों का धाक जम गया था। जिस प्रकार कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी शक्ति की पराजय हुई, बहुत ही घनघोर युद्ध हुआ था और उस युद्ध को देखकर राजाओं और भारत के जो राजाओं और नवाब थे उन पर अंग्रेजों की धाक जम गई थी। अब उन्होंने बंगाल के समृद्ध प्रांत पर नजर डाली। मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी के बाद भारत में राजनीतिक अराजकता स्थिति पैदा हो रही थी, क्योंकि कोई भी मुगल में औरंगजेब के बाद कोई भी शक्तिशाली शासक नहीं हो पाया। प्लासी 1757 ईस्वी और बक्सर 1764 के युद्धों के बाद बंगाल, बिहार, अवध और मुगल सम्राट शाह आलम अंग्रेजों की दया पर निर्भर हो गए। अंग्रेज भारत में एक प्रबल राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर रहे थे। भारत में अंधकारमय राजनीतिक स्थिति का लाभ अंग्रेजों को मिला। सन 1758 से 1857 तक अंग्रेजों ने भारत में एकच्छमात्र शासन स्थापित कर लिया। इस प्रकार अंग्रेजों का भारत पे प्रभुत्व स्थापित हुआ। कैसे? सर्वप्रथम वह आए, पुर्तगालियों से युद्ध जीते, फिर फ्रांसीसियों से, फिर कर्नाटक में फ्रांसीसी युद्ध हुए उससे जीते, फिर अपना प्रभुत्व वह बंगाल में स्थापित किए। धीरे धीरे वह सबको युद्ध में पराजित करते गए और 1757 से 1857 तक अंग्रेजों ने भारत पर अपना शासन स्थापित कर लिया। अगला हमारा प्रश्न है, सिराजुद्दौला तथा अंग्रेजों के मध्य संघर्ष के कारणों का उल्लेख कीजिए। सिराजुद्दौला और अंग्रेज के मध्य जो संघर्ष हुआ उसके कारण क्या क्या थे वह हमको आपको बताना है क्वेश्चन आंसर में। क्या थे? अलीवर्दी खां की चेतावनी। सर्वप्रथम कारण क्या था? अलीवर्दी खां की चेतावनी। कहा जाता है कि अलीवर्दी खां ने अपनी मृत्यु शैय्या पर सिराजुद्दौला को यह आदेश दिया था कि यूरोपीय जातियों की गतिविधि पर हमेशा दृष्टि रखना। यदि मेरा जीवन लंबा होता तो मैं इस भय से मुक्त कर देता, पर अब तो बेटा यह कार्य तुम्हें ही करना है। सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां की इस चेतावनी को भूलना न था। अलीवर्दी खां ने अपने बेटे सिराजुद्दौला को यह चेतावनी दी थी कि जो यूरोपीय जाति हैं उनकी गतिविधियों पर दृष्टि रखो, क्योंकि यह आगे जाकर आपके लिए समस्या बन सकते हैं। और वह यह भी करते हैं कि मेरी मृत्यु अगर ना हुई होती, अगर मेरा जीवन काल और लंबा होता तो मैं इस भय से तुमको मुक्त कर देता, लेकिन बेटा अब तुमको यह करना होगा। सिराजुद्दौला जो है अपने पिता की यह चेतावनी भूला न था। यह सबसे बड़ा कारण था सिराजुद्दौला तथा अंग्रेजों के मध्य संघर्ष का। दूसरा क्या था? अंग्रेजों द्वारा व्यापारिक सुविधाओं का अनुचित प्रयोग करना। जब 1717 ईस्वी में सम्राट फर्रुखसियन ने एक फरमान द्वारा अंग्रेजों को निःशुल्क व्यापार की सुविधाएं प्रदान कर दी थी, अंग्रेज इन सुविधाओं का दुरुपयोग करते थे। अंग्रेजों का यह कार्य सिराजुद्दौला को असहाय था। जो फर्रुखसियन था उसने बस इतना ही कहा था कि जो अंग्रेजी कंपनियां हैं उनके जो आयात निर्यात होंगे उस पर कोई टैक्स या कर नहीं लगेगा, लेकिन जो ये अंग्रेजी शासक थे वह अपने निजी वस्तुओं को भी लेकर चले जाते थे और उसका कर नहीं देते थे। यह दुरुपयोग करते थे और यही कार्य सिराजुद्दौला को असहाय था।
यह भी एक अच्छा कारण था सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष का। अगला क्या है कि अंग्रेजों से नवाब को शंका। अंग्रेज बंगाल से बड़ी तेजी के साथ अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे और यह शंका थी कि नवाब को यह शंका थी कि अंग्रेजों की शक्ति लगातार बढ़ती गई तो हो सकता है वह दिन बंगाल के शासक बन जाएं, और यही शंका अंग्रेजों और नवाब के बीच में संघर्ष का कारण बना। अगला क्या था, कलकत्ते के वैभव का आकर्षण। कुछ इतिहासकारों का मत है कि बंगाल का नवाब कलकत्ते के वैभव और धन संपन्नता को देखकर अंग्रेजों से ईर्ष्या करने लगा था और इस वैभव को समाप्त करने के लिए उसने अंग्रेजों से युद्ध कर लिया, परंतु यह मत उचित प्रतीत नहीं होता। अगला हमारा कारण क्या है कि अंग्रेजों द्वारा किलेबंदी। अंग्रेजों और नवाब के संघर्ष का सबसे प्रमुख कारण अंग्रेजों द्वारा अपनी बस्तियों की किलेबंदी थी। सिंहासनारूढ़ होते ही नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों दोनों को ही किलेबंदी रोकने के आदेश दिए थे। फ्रांसीसी नवाब की आज्ञा पालन करने के लिए तैयार थे, परंतु अंग्रेज ने नवाब को जो उत्तर दिया वह अत्यंत असंतोषपूर्ण था। इससे वह अधिक क्षुब्ध हो गया और दोनों के मध्य युद्ध हो गया। अगला हमारा प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध एवं परिणाम बताइए। कर्नाटक का प्रथम युद्ध किस प्रकार हुआ, किसके किसके बीच हुआ तथा उसका परिणाम क्या हुआ, वह हमें बताना है। तो यह युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों ने 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ कर दिया और युद्ध की पहल अंग्रेजों की तरफ से हुई थी। युद्ध की पहल किसकी तरफ से हुई थी? कर्नाटक प्रथम युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से। बार्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने कुछ फ्रांसीसी जलपोत पकड़ लिए थे। डुप्लो ने कर्नाटक के नवाब से अपने जहाज़ों की सुरक्षा की प्रार्थना की, लेकिन अंग्रेजों ने नवाब की किसी बात पर गौर नहीं किया। परिणाम स्वरूप डुप्ले ने मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर ला बोर्डोने से सहायता मांगी, तो ला बोर्डोने ने अपने 3000 सैनिकों के बेड़े के साथ कोरोमंडल तट पर पहुंच गया और मद्रास पर अधिकार कर लिया। फ्रांसीसियों ने भूमि और समुद्र दोनों में घेरा डाल दिया। ला बोर्डोने का विचार अंग्रेजों से फिरौती लेने का था। उसने 40,000 पाउंड लेकर मद्रास अंग्रेजों को लौटा दिया, लेकिन डुप्ले ने नगर को पुनः जीत लिया। फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास को घेर लिए जाने के बाद अंग्रेजों ने नवाब का संरक्षण चाहा। नवाब ने फ्रांसीसियों को मद्रास का घेरा उठा लेने को कहा, लेकिन डुप्ले ने कूटनीति का प्रयोग करते हुए वह मद्रास से अंग्रेजों को हटाकर नवाब को सौंप देगा, ऐसा उसने कह दिया। और नवाब को डुप्ले के कथन से शंका थी, जिसके कारण युद्ध अवश्यंभावी हो गया। और कर्नाटक के प्रथम युद्ध का परिणाम क्या हुआ यह हम जानेंगे। सेंट थॉमे का युद्ध 1748 ईस्वी में हुआ था। कर्नाटक के युद्ध में यह सर्व प्रमुख युद्ध था। यह युद्ध फ्रांसीसी सेना एवं नवाब अनवरुद्दीन के सेना के बीच लड़ा गया। कैप्टन पैराडाइज के अधीन एक छोटी सी फ्रांसीसी सेना ने, जिसमें 230 फ्रांसीसी तथा 700 सैनिक थे, महफूज खां के नेतृत्व वाली नवाब की 10,000 की भारतीय सेना को पराजित कर दिया था। यह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक युद्ध था, क्योंकि जो कैप्टन पैराडाइज के अंतर्गत अधीन एक छोटी सी फ्रांसीसी सेना थी, जिसमें लगभग 1000 मान लीजिए, जिसमें से 230 फ्रांसीसी और 700 भारतीय सैनिक थे। उन्होंने महफूज खां, जो कि अनवरुद्दीन का सेना का नेतृत्व कर रहा था, उसके 10,000 सैनिक थे, भारतीय सेना थी, उसको पराजित कर दिया। और इस युद्ध से यह स्पष्ट हो गया कि घुड़सवार सेना की अपेक्षा तोपखाना श्रेष्ठ तथा एक छोटी अनुशासित फौज मध्यकालीन बड़ी फौज पर भारी पड़ती है। इस युद्ध का महत्व इस बात में भी है कि इससे नौसैनिक जो शक्ति की महत्ता स्थापित हो गई। यूरोपीय अनुशासित सेना की उत्कृष्टता सामने आई और भारतीय राजनीति की खोखलापन स्पष्ट हो गया। यूरोप में एला सापा की युद्ध संधि जो हुई 1748 ईस्वी में, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया, जिसके कारण कर्नाटक का प्रथम युद्ध भी समाप्त हुआ। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा। कर्नाटक का प्रथम युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? एला सापा की युद्ध की तहत। कब हुआ? 1748 में। इस संधि से मद्रास अंग्रेजों को तथा अमेरिका के लुई वर्ग फ्रांसीसियों को वापस मिल गए।
इस तरह युद्ध के प्रथम दौर में दोनों दल बराबर रहे। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध एवं परिणाम। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध किसके किसके मध्य हुआ तथा उसके परिणाम क्या हुए, यह हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। निजामुल मुल्क आसफ जाह की मृत्यु 1748 ईस्वी में हो गई, जिससे उत्तराधिकार के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया था कर्नाटक में। इसी समय चंदा साहब को मराठों द्वारा रिहा कर दिया गया। निजाम का पुत्र नासिर जंग उसका उत्तराधिकारी बना, परंतु उसके भांजे मुजफ्फर जंग ने उसके इस दावे को चुनौती दी। दूसरी ओर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन तथा उनके बहनोई चंदा साहब के बीच विवाद प्रारंभ हो गया। जो निजाम का पुत्र नासिर जंग था उसका उत्तराधिकारी बना, परंतु उसका जो भांजा मुजफ्फर जंग था उसने इस दावे को चुनौती दे दी। दूसरी तरफ जो कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन थे, उनके जो बहनोई चंदा साहब थे जिन्हें मराठों ने अभी अभी रिहा किया था, उनके बीच विवाद प्रारंभ हो गया। डुप्ले ने इस अनिश्चित अवस्था में राजनीतिक लाभ उठाने की सोची तथा मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का निजाम तथा चंदा साहब को कर्नाटक का नवाब बनाने के लिए अपनी सेनाओं द्वारा सहायता देने का वचन दिया। अगला जो इसमें युद्ध हुआ कर्नाटक का द्वितीय युद्ध में प्रमुख युद्ध था अंबूर का युद्ध। अंबूर का युद्ध 1749 ईस्वी में मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और डुप्ले की संयुक्त सेनाओं ने 1749 में कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। अंबूर की लड़ाई में अनवरुद्दीन को पराजित कर मार डाला। अनवरुद्दीन का पुत्र एवं उत्तराधिकारी मोहम्मद अली ने भागकर त्रिचनापल्ली के दुर्ग में शरण ली। कर्नाटक का शेष भाग चंदा साहब के अधिकार में आ गया। उन्होंने अर्काट को अपनी राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ किया। चंदा साहब ने फ्रांसीसियों को पांडिचेरी के पास 80 गांवों का अनुदान दिया। डुप्ले ने चंदा साहब को त्रिचनापल्ली का घेरा जो था वह डालने को कहा। इसी बीच अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों की बढ़ती शक्ति को देखकर निजाम पद पर नासिर जंग का पक्ष लिया। नासिर जंग ने अंग्रेजों की सहायता से दिसंबर 1750 ईस्वी में कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया, जो कि जिंजी नदी के तट पर उसने चंदा साहब, मुजफ्फर जंग व फ्रांसीसी संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। लेकिन इसी समय नासिर जंग की सेना ने विद्रोह कर दिया, जिससे नासिर जंग मारा गया और डुप्ले ने तुरंत मुजफ्फर जंग को निजाम बना दिया। बदले में उसने फ्रांसीसी कंपनी को 50 लाख रुपए तथा हर सैनिक को 5 लाख रुपए दिए। डुप्ले को 20 लाख प्राप्त हुए और 1 लाख रुपए वार्षिक की जागीर उसे मिली थी। एक फ्रांसीसी अधिकारी जो बुस्सी अपनी संरक्षकता में जो मुजफ्फर जंग को पांडिचेरी से ले गया, पर रास्ते में ही कुछ पठानों ने उसकी हत्या कर दी। बुस्सी ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए निजाम के दूसरे बेटे सलावत जंग को निजाम बना दिया। अंग्रेजों ने यह मुश्किल था कि त्रिचनापल्ली से मोहम्मद अली को कैसे वापस लाया जाए, क्योंकि चंदा साहब का फौज घेरा डाले पड़ा था। इसी समय एक अंग्रेज क्लर्क क्लाइव ने यह सुझाव दिया कि यदि अर्काट पर घेरा डाला जाए तो चंदा साहब त्रिचनापल्ली से हट जाएगा, और हुआ भी यहीं से क्लाइव की अंग्रेज कंपनी में उन्नति का सिलसिला प्रारंभ हुआ। 1752 ईस्वी में मराठा सरदार मुरारी राव के सहयोग से उसने अर्काट पर आक्रमण कर दिया और चंदा साहब के पुत्र राजा साहब के नेतृत्व वाली सेना को पराजित कर दिया। इसी बीच मेजर लॉरेंस ने चंदा साहब से त्रिचनापल्ली का घेरा उठाने को कहा। चंदा साहब त्रिचनापल्ली से भाग गया, लेकिन उसे तंजौर के राजा ने मार डाला। इस प्रकार मोहम्मद अली कर्नाटक का नवाब बना। इसी बीच डुप्ले को फ्रांसीसी सरकार ने 1754 ईस्वी में वापस बुला लिया और गोडेहू को पांडिचेरी का गवर्नर बना दिया। गोडेहू जो था अंग्रेजों से पांडिचेरी की संधि कर लेता है, और पांडिचेरी के संधि में क्या क्या होता है यह हम जानेंगे। पांडिचेरी इस युद्ध संधि के द्वारा अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने मुगल सम्राट या अन्य भारतीय नरेशों द्वारा दी गई उपाधियों का त्याग कर दिया तथा नरेशों के झगड़ों में हस्तक्षेप न करने का वादा किया। दोनों कंपनियों को अपने अपने क्षेत्र वापस मिल गए। इस संधि में यह भी व्यवस्था थी कि बुस्सी हैदराबाद में ही रहेगा। इस संधि के संदर्भ में डुप्ले ने लिखा है कि गोडेहू ने अपनी देश के विनाश के और सम्मान पर हस्ताक्षर किया था। इस प्रकार कर्नाटक युद्ध का दूसरा दौर भी अनिश्चित रहा, परंतु स्थल पर अंग्रेजों सेना
की प्रधानता सिद्ध हुई तथा उनका प्रत्याशी मोहम्मद अली कर्नाटक का नवाब बना। हैदराबाद में अभी भी फ्रांसीसियों की अवस्था सुदृढ़ रही तथा उन्होंने सूबेदार सलावत जंग से उत्तरी सरकार के 4 जिले मुस्तफानगर, एल्लौर और राजमुंद्री और चिकाकोल प्राप्त कर लिए। यह थे आज के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हिस्ट्री में बीए थर्ड सेमेस्टर में बार बार पूछे गए थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के पास शेयर करें जिससे वह भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।